वेलकम टू जेएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने काम करना है वो यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर में हमने काइनेमैटिक्स पढ़ी थी, यानी जिसमें हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं, उसकी कॉज को स्टडी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोशन को भी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स की, और उनकी कॉज को भी स्टडी करेंगे। देखें ना, आप किसी भी बॉडी में अगर मोशन प्रोड्यूस हो रही है तो हो सकता है उस पर क्या लग रही हो, फोर्स लग रही हो। इस तरह से ना देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम फोर्सेस भी पढ़ेंगे, फोर्स और फ्रिक्शन, और उसकी वजह भी पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया इनर्शिया। तो आए देखें इनर्शिया क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स लीनियर मोशन और रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इनर्शिया शायद आपके लिए एक नई टर्म हो, लेकिन आपको बताते चलें कि इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। यानी अगर एक बॉडी है वो मूव कर रही है, तो वो अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बॉडी कोशिश करेगी कि मैं मूव करती रहूं। जो उसकी ये कोशिश होगी, जो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, वो क्या कहलाएगी, इनर्शिया। ऐसे ही एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आप मिसाल के तौर पे एक दरख्त को हिलाने की कोशिश करते हैं, एक दरख्त को पकड़ते हैं और उसको जोर जोर से हिलाने लग पड़ते हैं। तो क्या होता है कि दरख्त से पत्ते झड़ के नीचे गिरने लग पड़ते हैं। वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो पत्ते होते हैं दरख्त पे, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी ही जगह पर रहें। लेकिन जब दरख्त हिलता है, दरख्त आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करता है, और जो पत्ते होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी ही जगह पे रहें। जब वो पत्ते एक जगह पे होंगे अपनी इनिशियल पोजीशन पे, और जब दरख्त दाएं बाएं मूव करेगा तो क्या होगा, पत्ते टूट के नीचे गिर जाएंगे। यानी वो टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन करने से रेजिस्ट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम रेस्ट पे हैं तो हम रेस्ट पे ही रहें, हम मूव ना करें। तो इस कोशिश में, इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। जो नेक्स्ट टर्म हमसे पूछी गई है वो है मोमेंटम। तो देखते हैं मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है हमारे पास। मोशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब देखें, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका कुछ मास भी होगा, और अगर वो मूव करेगी या मोशन में आएगी तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी। तो एक्चुअली मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करेंगे, और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक हो गया, यानी बॉडी का मास और वेलोसिटी जो है ये दोनों इसके मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। ग्रेटर और बिगर बॉडीज हैव लार्ज मोमेंटम। लार्ज मोमेंटम, ये टर्म को समझने के लिए आप ये एग्जांपल ले लें कि जितनी लार्ज बॉडी होगी ना, उतना लार्ज उसका मोमेंटम होगा, और जितना लार्ज मोमेंटम होगा उतनी लार्ज फोर्स चाहिए होगी उस बॉडी को स्टॉप करवाने के लिए या मूव करवाने के लिए। नेक्स्ट है स्मॉल बॉडीज और स्मॉलर बॉडीज हैव स्मॉल मोमेंटम। अब जो छोटी बॉडीज हैं क्या है, उनका जो मोमेंटम है वो छोटा है, और उनको स्टॉप करवाने के लिए या मूव करवाने के लिए फोर्स भी हमें स्मॉल ही रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू लार्ज बॉडीज। नेक्स्ट थर्ड टर्म हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स को एक्सप्लेन करें। अच्छा, तो आइए देखते हैं फोर्स क्या है हमारे पास। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगवाते हैं। Force is a vector quantity which stop or tends to stop, move or tends to move an object. Force एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अलावा ये एक ऑब्जेक्ट को जो कि मूव कर रहा हो, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती है, या क्या करती है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को, स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट को क्या करती है, उसमें मोशन प्रोड्यूस करती है, उसको मूव करवाती है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल्स टू mass into
एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं फोर्स के बारे में। एक तो ये ऑब्जेक्ट को मूव कराएगी या स्टॉप करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन आल्सो टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अब देखें एक बॉडी है, यहाँ पे तो उन्होंने ये कहा कि एक बॉडी की शेप और साइज को भी जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स चेंज कर सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है, उसके ऊपर आप चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं और क्या होता है कि वो इतनी हार्ड बॉडी होती है कि जब आप उसके ऊपर लार्ज अमाउंट में फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। या आप एक लगा लें कि एक आपके पास वो क्ले नहीं होती, क्ले लें आप और क्या करें, उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या होगा, क्ले की शेप पहले क्या थी, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी फोर्स शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और उसका साइज भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स ये सारे काम करती है। फोर्थ टर्म हमसे क्या पूछी गई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आए देखें क्या कहते हैं। द रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इन कॉन्टेक्ट। द रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ये है इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखें दो बॉडीज हैं, लगा लें दो मास हैं, ये m1 और ये क्या है, ये हमारे पास है m2। अब क्या करना है, हमने m1 को उतार के नीचे रखना है, नीचे लगा लें ये हमारे पास अर्थ है यानी जमीन है। अब क्या होगा, m2 और m1 दोनों की सरफेस एक दूसरे के साथ टच कर रही है, मैक्सिमम सरफेस बल्कि जो बॉटम सरफेस है वो सारी ही टच कर रही है। जब हमने इसको उतार के नीचे रखना है तो जब ये और ये आपस में रगड़ खाएंगे, जब हम इसको इस साइड से धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी जो कि हमें मजबूर कर रही होगी कि हम और ज्यादा फोर्स लगाएं, जो इन दोनों के दरमियान अपोजिंग फोर्स है जो इसको मोशन करने से रोक रही है, वो क्या कहलाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो 3.2 के फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, आइए देखें। द फोर्स विच मूव्स एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। एक ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम फॉर mass, v for velocity, velocity का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r मीन रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कुलर पाथ की बात हो रही है तो ये r क्या है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है। आइए मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे समझते हैं। अब देखिए आपने अपनी उंगली पे धागा बांधा और दूसरे एंड को उसके स्टोन यानी एक पत्थर के साथ बांध दिया और उसको आपने एक सर्कुलर पाथ में घुमाना शुरू कर दिया। अब ये ऐसा कि नहीं हुआ कि जब आपने इसको घुमाना शुरू किया, ये जो पत्थर है ये सर्कल में मूव करने की बजाय ये टूट के स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दिया। क्यों? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे टूवर्ड दिस सेंटर पॉइंट, इसको हम O कहते हैं, जब हमने इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाया तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है टूवर्ड सेंटर। ये कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इस पत्थर को, इस स्टोन को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। और देखिए हमेशा हमने पढ़ा है एक फोर्स लगती है और उसके रिएक्शन में एक और फोर्स लगती है। ये तो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो एक आउटवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगती है, उस फोर्स को क्या कहलाती है या हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि एक सर्कल में मूव जो करवाती है फोर्स वो क्या कहलाती है? हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के जो अपोजिट लगती है फोर्स वो क्या कहलाएगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट 3.3 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग, यानी जो नीचे हमें 3 गिवंस हैं इनमें डिफरेंस बताएं। मैस एंड वेट, इनमें डिफरेंस बताना है। एक्शन और रिएक्शन में डिफरेंस बताना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस बताना है। तो आए फर्स्ट वन देखते हैं, ये है मैस एंड वेट। मैस ऑफ अ बॉडी इज स्केलर एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
ठीक हो गया। अब जो मैस है, मैस को आपको पता है मैस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, जहां पे आपने बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स पढ़े थे। मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। आपके पास मैस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा और वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट वेट इज वेक्टर। वेट क्या होता है, हमारा जो वेट है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ पे मौजूद है उसका वेट किस वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिशे सकल, यानी जो फोर्स हमें डाउनवर्ड खींच रही है मुसलसल, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स का वेट होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो बॉडीज का वेट खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनका मैस खत्म नहीं होगा, मैस होगा। तो वेट की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की डायरेक्शन होगी। और ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स वैल्यू चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है ना हमारा, वो सारी जगहों पे सेम नहीं होता। जो जरा पहाड़ी इलाके होते हैं, जरा ऊंचे इलाके होते हैं, उन वहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कुछ और होता है। जो जरा समुद्री इलाके होते हैं वहां पे कुछ और होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वेट है ना, वेट बॉडीज का, वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होने की वजह से ना डिफरेंट जगह पे चेंज होगा, लेकिन मैस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन फोर्स इज अप्लाइड फोर्स एंड रिएक्शन is produced due to action force. Both are equal in magnitude but opposite in direction. कह रहे हैं कि एक्शन वो फोर्स है जो कि लगाई जाती है, और उस फोर्स के लगाने के रिएक्शन में जो फोर्स आएगी वो क्या कहलाएगा, उसका रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंसान को लगाते हैं थप्पड़, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, एक्शन तो आपने उस पर लगा दिया, अब वो रिएक्शन में आपको भी थप्पड़ लगाएगा। दिस इज जनरल एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। लेकिन देखें, अब हम इसकी थप्पड़ से एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एक इंसान को, किसी के मुंह पे आप लगा रहे हैं थप्पड़, तो आपने क्या किया, जब आपका हाथ और उसका मुंह आपस में हुए टच, तो क्या होगा, आपने एक फोर्स लगाई। देखें, आपका हाथ काफी स्पीड से उसके मुंह तक गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपका हाथ उसके मुंह को टच हुआ, तो आपका मुंह और उसके हाथ में क्या हो गया, अब कांटेक्ट हुआ है और आपके हाथ की जो जितनी भी स्पीड थी, फोर्स थी, वो सारी उसके मुंह पे कन्वर्ट हो गई है या इम्प्लीमेंट हो गई है। तो अब आपका हाथ रुक जाएगा, ठीक है ना, उसके मुंह को टच होके वहीं रुक जाएगा। क्या हुआ, उसके मुंह ने, यानी उस बॉडी ने आपके हाथ पे, जब आपका हाथ उसको टच हुआ तो रिएक्शन में उसके मुंह ने आपके हाथ पे फोर्स लगाई। दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। आपका हाथ जब उसके मुंह को टच होगा, फोर्स एक तो आप अप्लाई करेंगे, दूसरी फोर्स उसके मुंह से आपके हाथ की तरफ लगेगी। दिस इज रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, What is sliding friction and rolling friction? Sliding friction is experience when one body slides over the other. जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी फ्रिक्शन की बात करते हुए। एक मैस 1 था और एक मैस 2 था। जब वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड किए थे, जब ये मैस 1 मैस 2 के ऊपर से क्या किया था, स्लाइड किया था, ठीक है ना। क्या हो रहा था, ये जब हम इसको यहाँ से धक्का लगा रहे थे इसको नीचे उतारने के लिए, तो ये दोनों बॉडीज आपस में यहाँ पे क्या हो रही थी, स्लाइड हो रही थी। तो जो ये स्लाइड होने की वजह से जो इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं। ये कार है, ये रोड पे मूव कर रही है, तो इसके ये जो 2 टायर्स हैं हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम देयर टू देयर, ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं, ना कि ये ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रहे, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा जो व्हील है वो रोड के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन बिटवीन 2 बॉडीज व्हेन वन रोल ओवर द अदर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रोल ओवर होती है, जैसे कि अभी कार और रोड की एग्जांपल ही, वो क्या कहलाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन।
इट इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन फॉर सेम बॉडीज। ठीक है ना, अगर वो जो टायर है, जब उस टायर की ब्रेक लगेगी रोड के साथ तो वो क्या करने लग पड़ेगा, स्लाइड करने लग पड़ेगा। ऐसे ही है ना, रोल छोड़ के स्लाइड करने लग पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। वो कह रहे हैं सेम बॉडी के लिए, एक सेम बॉडी हो, यानी एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं, सेम बॉडी के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी रोलिंग फ्रिक्शन से। तो वो जैसे टायर की एग्जांपल ली, जब वो रोल कर रहा था, रोटेट कर रहा था, तो क्या हो रहा था, फ्रिक्शन कम थी। जैसे ही वो ये वाला जो ये टायर है, इसको लगी ब्रेक और इसने लीनियर मोशन करना शुरू कर दी, तो क्या हो गया, ये जो हमारी रोड थी और टायर था उसके दरमियान क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया तो आपको मैंने बताया था, बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी जो कोशिश करती है कि वो अपनी जिस भी स्टेट में है ना, ये इट्स एक्चुअली अ मैसिव प्रॉपर्टी। तो बॉडी कोशिश करती है मैं जिस स्टेट में हूँ मैं ना उसी स्टेट में रहूँ, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में ही रहूँ, अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मैं मूव ही करती रहूँ। तो यही है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि इनर्शिया है। इट स्टेट्स दैट बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and the moving body continue its uniform motion in absence of net force. It's Newton first law of motion. It's Newton first law of motion नहीं है, it's law of conservation of motion है। ठीक है ना, law of conservation of inertia है। ठीक है, तो ये बात आपने नहीं लिखनी, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो कोशिश करेगी मैं मूव ही करती रहूं। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दरख्त के पत्तों की भी दी थी। अब एक दरख्त है वो साकिन है, मतलब स्टिल है, मूव नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, दरख्त के पत्ते कोशिश करेंगे मैं अपनी जगह पे रुके रहूं। लेकिन जैसे आप दरख्त को नीचे से पकड़ के हिलाएंगे, उसकी लकड़ी से पकड़ के, तो क्या होगा, दरख्त आगे पीछे मूव करेगा, पत्ते कोशिश करेंगे कि मैं अपनी जगह पे ही रुके रहूं। लेकिन फिर क्या होगा, जब टहनियाँ दरख्त की आगे पीछे मूव होंगी तो पत्ते अपनी जगह पे रुकने की कोशिश में क्या करेंगे, टहनियों से टूट के नीचे गिर जाएंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लॉ ऑफ इनर्शिया। 3.5 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस? कह रहे हैं कि बस की छत के ऊपर सफर करना खतरनाक क्यों है। ठीक है ना, क्यों खतरनाक है, आए देखते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ बस, ये ट्रेवल है। इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ बस when driver applies the brake, the passengers on the roof may fall due to inertia. inertia आपको मैंने बताया था कि inertia ये बॉडी की एक ऐसी खासियत है या खसूसियत है बॉडी की, जिसमें अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो कोशिश करती है कि मैं अपनी रेस्ट में ही रहूं। अगर बॉडी मोशन में है तो जब उसको रोकने के लिए उस पर फोर्स लगाई जाए तो वो कोशिश करती है कि मैं मोशन में ही रहूं। मतलब इनर्शिया में ये होगा, अगर बॉडी मूव कर रही है वो कहेगी मैं मूव ही करती रहूं, अगर वो रेस्ट पे है तो वो कहेगी मैं रेस्ट में ही रहूं। ठीक है ना, जब ब्रेक लगेगी तो इनर्शिया, बॉडी में जो इनर्शिया है उसकी वजह से हम आगे गिरने की कोशिश कह रही हूँ, मतलब आगे हम गिरेंगे। तो देखें कैसे, द अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पैसेंजर विल कंटिन्यू देयर मोशन। ठीक है ना, जो आपका बॉडी का अपर पार्ट है, आप लगा लेंगे बस के ऊपर बैठे हुए हैं, जो आपका अपर पार्ट है जो हवा में है, जैसे जैसे गाड़ी मूव कर रही है वो तो हवा में है ना, वो गाड़ी के साथ साथ मूव किए जा रहा है। जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, while their lower parts of the body is in contact with the bus। ठीक है ना, लोअर पार्ट जो है हमारा वो किसके साथ है, बस के साथ कनेक्ट है, और अपर पार्ट हवा में है, हेंस दे फॉल फॉरवर्ड। जैसे ही उसने लगानी है ना, गाड़ी वाले ने ब्रेक, लोअर पार्ट जो है ना आपका वो बस के साथ कांटेक्ट में है और वो रेस्ट में है। अपनी तरफ से वो पार्ट जो बस के साथ कांटेक्ट में है वो रेस्ट में है, उसने कोशिश करना है मैं रेस्ट में ही रहूं और वो रेस्ट में ही रहेगा। तो आप देखें ना, जब ब्रेक लगती है आपका जो लोअर पार्ट होता है जो बस के साथ टच हो रहा होता है, तो क्या होता है कि आप
का वो पार्ट मूव नहीं करता, आप आगे को गिरते हैं, यानी अपर पार्ट जो आपका बस के साथ कनेक्ट नहीं होता, टच में नहीं होता, वो आगे को मूव करता है, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से, यानी वो पाँव जो हमारे कनेक्ट है, या हम अगर बैठे हुए हैं, हम कनेक्ट में हैं, वो कोशिश करेगा कनेक्ट में ही रहे, लेकिन जो अपर पार्ट टच नहीं हो रहा उसकी वजह से हम क्या करेंगे, आगे को गिरेंगे। इसलिए ये खतरनाक है कि आप बस की छत पे सफर करें। तो ऐसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट करने से आप भी परहेज कीजिएगा, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं। 3.6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, Why does a passenger move outward when a bus take a turn? कह रहे हैं कि जब बस टर्न लेती है, मुड़ती है, तो जो पैसेंजर होता है, जो अंदर सवार बैठा होगा, वो बाहर की तरफ क्यों गिरता है। देखे ना, जब ब्रेक लगती है तो हम आगे को गिरते हैं, तो ब्रेक लगेगी ना तो हम आगे को गिरेंगे। जब टर्न लिया जाएगा तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टर्न लिया जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में हम गिरते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये भी देखते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट, अच्छा, इनर्शिया का जो न्यूटन का लॉ है वो क्या कहता है, दैट एन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि जब एक बॉडी पे फोर्स लगेगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, जब उस पर लगी फोर्स तो उसने क्या करना है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। ड्राइवर क्या करता है, स्टीयरिंग के थ्रू क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और हमारी जो बस है वो एक टर्न लेगी। ये तो हो गया बस के टर्न का जो प्रोसीजर है वो। हेंस व्हेन अ बस टेक अ सडन टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड, ठीक है ना। देखें अब क्या होगा, बस ने लिया एक टर्न, क्या किया, बस ने लिया एक टर्न, तो क्या होगा, आप तो बाहर गिरने लगोगे, ठीक है ना। आपका लोअर पार्ट तो टच है कार के साथ या बस के साथ, वो वही है, और अपर पार्ट से आप दाएं बाएं होने लग गए हो। जब गाड़ी ने टर्न लिया, इस तरफ टर्न लिया, तो आप इस साइड पे बाहर गिरने लगेंगे। कैसे, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे इनर्शिया ऑफ पोजीशन था, यानी अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। इस तरह लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है, यानी अब इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ठीक है ना, और बॉडी इस डायरेक्शन में कोशिश करेगी मैं इसी ही डायरेक्शन में मूव करूं। इनर्शिया की वजह से बॉडी कहेगी मैं इसी ही डायरेक्शन में मूव करूं, लेकिन जब हम इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉडी कहेगी कि मैंने इसी डायरेक्शन में रहना है, लेकिन हम तो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम जो हम होंगे, जो सवारियां होंगी बीच में, वो क्या करेंगी, बाहर की तरफ गिरने लगेंगी, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट 3.7 हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, यानी जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसको आप फोर्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी स्मॉल सी डेरिवेशन है जो कि आपने चैप्टर में भी देखी होगी, आए वो दोबारा देखते हैं। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, F इज इक्वल्स टू, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब देखें F इज इक्वल्स टू ma होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ पे a पुट कर दिया, उसके बाद इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, m को vf फाइनल वेलोसिटी और m को vi इनिशियल वेलोसिटी, दोनों के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब मोमेंटम का फॉर्मूला तो सबको पता ही क्या होता है, m v, तो क्या हो गया, ये हमारे पास vf की वजह से, फाइनल वेलोसिटी की वजह से ये फाइनल मोमेंटम हो गया, माइनस vi की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या होगा, जैसे फाइनल माइनस इनिशियल था ना, यहाँ पे भी फाइनल माइनस इनिशियल है, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम के साथ मोमेंटम में जितना चेंज आएगा वो किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन। वो पूछ रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग के
अंदर कितनी टेंशन आएगी, कितना स्ट्रेच आएगा टेंशन, यानी टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, कितना खिंचाव आएगा जब उस रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाएगा, और फोर्स कितनी लगेगी दोनों तरफ, 100 न्यूटन लगेगी। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। व्हेन टू फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन each are applied on a string then resultant tension is 100 न्यूटन। कैसे, अब आप एग्जांपल लें, एक ये रस्सी है, रस्सा कुशी तो सबने कभी ना कभी लाइफ में खेली होगी, उसमें क्या होगा, इस साइड पे भी क्या हो रही है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, इस साइड पे भी 100 न्यूटन, तो इस साइड पे भी कितनी लग रही है, 100 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो इस रस्सी का हाफ ले लेते हैं यहाँ पे, तो इस साइड पे जितनी लग रही है उतनी ही इस साइड पे लग रही है, दोनों साइड्स पे, दोनों एंड्स पे लग रही है बिल्कुल सेम फोर्स। तो जो हमारी रोप है या जो हमारी रस्सी है उसके अंदर जो खिंचाव आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, तो हमारे पास जो खिंचाव आएगा वो कितना आएगा, 100 न्यूटन आएगा। अगर कहा जाए कि उसमें फोर्स कितनी लग रही है, टोटल फोर्स, यानी लगा लें कि उसमें कह लें कि टोटल मोशन कितनी हो रही है टुवर्ड लेफ्ट या टुवर्ड राइट, तो अगर हम इसमें देखें कौन इस सेंट्रल पोजीशन से रोप राइट मूव करेगी या लेफ्ट मूव करेगी, अगर ये देखा जाए तो दोनों साइड पे क्या लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है, तो हमारी जो रस्सी है वो ना तो लेफ्ट मूव करेगी ना राइट मूव करेगी ना लेफ्ट मूव करेगी, वो बिल्कुल अपनी ही पोजीशन पे रहेगी, क्योंकि दोनों साइड्स पे क्या लग रही है, बिल्कुल सेम फोर्स लग रही है। 3.9 एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। ठीक है, वो कह रहे हैं एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, तो एक बॉडी हमारी फिर कैसे मूव करेगी, उनकी बात वैलिड है। देखें ना, एक्शन और रिएक्शन जब इक्वल हो जाएंगे और ऑपोजिट हो जाएंगे तो बॉडी कैसे मूव करेगी, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे। तो आए इसका जवाब पढ़ते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज वाज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वाज नहीं आएगा यहाँ पे, आर आएगा। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कह रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगी, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोज डू नॉट एक्ट अपॉन द सेम बॉडी, सारा जवाब हमारा इस बात में छुपा हुआ है कि वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे। एक्शन फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन बॉडी विच गिव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अनदर बॉडी, मतलब कि जो एक्शन की फोर्स है वो एक बॉडी पे लग रही है, विच गिव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, यानी इक्वल, उसी के इक्वल और ऑपोजिट फोर्स किसी दूसरी बॉडी पे लग रही है। बोथ ऑफ दीज डू नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर रही फोर्सेज, एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रही हैं, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मोशन, कि इसके नतीजे में हमारे पास मोशन आती है। आए इसकी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका कुछ मैस है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा के इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे को मूव करा रहे हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने इस पे लगाई है फोर्स, जो कि कहलाएगा एक्शन। तो उस एक्शन के रिएक्शन में, यानी ये ब्लॉक एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा आप पे, आपने इस वुडन ब्लॉक पे एक्शन लगाया, जो रिएक्शन वो वुडन ब्लॉक है वो आप पे दे रहा है, तो क्या हुआ, एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे तो नहीं लग रहा, एक्शन आप उस बॉडी पे लगा रही हैं, रिएक्शन वो बॉडी आप पे लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगी और ये फॉरवर्ड मूव करेगा। A horse pushes the cart if the action and reaction are equal and opposite, then how does the cart move। कह रहे हैं कि एक घोड़ा, जो एक कार्ट होता है लकड़ी की टोकरी, या जिसे हम तांगा या तांगा कहते थे, आप सब ने शायद कभी ना कभी लाइफ में देखा हो, उसको पुश कर रहा है, घोड़ा गाड़ी भी इसको हम कहते हैं। इफ़ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल देन ऑपोजिट, देन हाउ डज, कह रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन अगर इक्वल है तो वो कैसे कार्ट, यानी लकड़ी की जो टोकरी उसके पीछे लगी हुई है, वो कैसे मूव कर रही है। तो आए इसका आंसर देखते हैं। द हॉर्स अप्लाई एक्शन फोर्स बाय फीट ऑन द रोड, ठीक हो गया, जो अब घोड़ा है उसने अपने फीट से, अपने पाँवों से क्या किया, फोर्स लगाई है रोड पे, ठीक है। द रिएक्शन इज गिवन बाय द रोड ऑन हॉर्स, जो रिएक्शन आया है वो जो सड़क है, सड़क ने घोड़े के पाँवों पे रिएक्शन दिया, ड्यू टू विच हॉर्स मूव। अब पता है क्या किया, घोड़े ने अपने पाँवों से क्या किया, सड़क को पीछे को धकेला,
और जो अब हमारी सड़क है वो एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है, रिएक्शन फोर्स लगा रही है, वो अपोज कर रही है मोशन को, लेकिन घोड़ा क्या कर रहा है, और ज़्यादा एक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से घोड़ा आगे मूव कर जाएगा। जो रिएक्शन फोर्स होगी ना उतनी ही एक्शन फोर्स होगी, एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। द कार्ट विच इज टाइड विद द हॉर्स आल्सो मूव, फिर जो कार्ट घोड़े के पीछे बंधा हुआ है वो भी मूव करेगा। आगे हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, पूछ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो आइए देखते हैं क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन आ बॉडी, कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो हमारे सिस्टम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक बुलेट की और एक गन की। देखो जब बुलेट गन के अंदर थी तो क्या था, सिस्टम का मोमेंटम क्या था, ज़ीरो था। तो अब जब क्या होगा, वो बुलेट फायर होगी, बुलेट फॉरवर्ड मूव की है, ठीक है, और जो उसके रिएक्शन में एक्शन हुआ, बुलेट फॉरवर्ड मूव की, उसके रिएक्शन में जो हमारी बुलेट बैकवर्ड मूव होगी वो उस एक्शन का इक्वल रिएक्शन हो जाएगा और उसके बाद हमारी बॉडी फिर से रेस्ट पे आ जाएगी, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगेन ज़ीरो हो जाएगा, यानी बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम है वो ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो, एक फॉरवर्ड फोर्स लगी और उसके रिवर्स में या उसके रिएक्शन में एक बैकवर्ड फोर्स लगी, तो वो दोनों फोर्सेस ने क्या किया, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से हमारा टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब देखिए हमसे वो ऊपर वाली एग्जाम्पल के बारे में ही पूछ रहे हैं। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल, व्हाई, वो पूछ रहे हैं कि रिकॉइल मीन के बैक को मूव करती है, जब हम एक गन को फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ क्यों मूव करती है। पढ़ते हैं इसका जवाब। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उम्मीद करती हूँ आप ये कंसीव कर रहे होंगे, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे से पहले ही। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम gained by fired bullet is neutralized by equal and opposite momentum given to the gun which recoil back। वो कह रहे हैं कि जब आपने गन को किया फायर तो बुलेट ने द मोमेंटम गेन, फायर्ड बुलेट का जो मोमेंटम था वो न्यूट्रलाइज किससे होगा, बाय इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। फायर्ड बुलेट का जितना आगे जाते हुए मोमेंटम था, एक्शन के टाइम मोमेंटम था, गिवन टू द गन व्हेन रिकॉइल, वो उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ गन को पुश करके उतना मोमेंटम देगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फिर जो फॉरवर्ड मोमेंटम था और जो बैकवर्ड मोमेंटम था दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम है, ये एक दूसरे का फैक्ट को कर देंगे कैंसिल और हमारा टोटल मोमेंटम हो जाएगा ज़ीरो, यानी टोटल फोर्स ज़ीरो हो गई तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, विच रिकॉइल बैक। ठीक हो गया। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच डिस्क्राइब के गन में से जब बुलेट फायर होगी और वो रिकॉइल होएगा तो कैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। डिस्क्राइब टू सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड, कह रहे हैं कोई दो ऐसी सिचुएशंस बताएं जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे एक बात बताऊं, इस अर्थ पे रहने के लिए ना कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप बगैर फ्रिक्शन के कर सकें। इवन अगर आपने चलना है, अगर आपने खड़े होना है, अगर आपने लेटना है, अगर आपने लिखना है, अगर आपने कुछ भी करना है, अगर आप लिख रहे हैं ना, तो बोर्ड और पेंसिल के दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, आप लिख ही नहीं सकेंगे। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप चल रहे हैं, आपके फीट्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन ना हो तो। चलें फिर भी यहाँ पे जो दो केस इन्होंने दिए हैं हम वो पढ़ते हैं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। द फ्रिक्शन बिटवीन फीट ऑफ वॉकिंग पर्सन एंड सरफेस ऑफ अर्थ हेल्प्स इन वॉकिंग, वही बात कर दी कि जो फ्रिक्शन है बिटवीन फीट ऑफ वॉकिंग पर्सन, जो इंसान मूव कर रहा है उसके पाँवों, और सरफेस ऑफ अर्थ के दरमियान जो फ्रिक्शन है हेल्प्स इन वॉकिंग, कि वॉक करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर वो ना हो तो आप वॉक नहीं कर सकते।
To stop a moving vehicle, force of friction between tire and road is required. ठीक है, यहाँ पे वही एग्जांपल आ गई कि टायर और रोड के दरमियान क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाती हूँ। जो रोड स्लिपरी हुई होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन हुई होती है ना कम, तो वहाँ पे जब गाड़ी तेज़ स्पीड से चले या ब्रेक लगाएं गाड़ी की या बाइक की या साइकिल की, तो क्या होता है, आपका जो टायर होता है वो स्लिप हो जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तकरीबन नेग्लिजिबल होती है। तो नेक्स्ट कह रहे हैं, इफ़ दिस इज रिड्यूस बाय ऑयलिंग और रोड देन इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टॉप द व्हीकल। ये कह रहे हैं कि अगर रोड पे फ्रिक्शन ऑयल डाल के ना कम कर दी जाए तो क्या होगा, उस मूविंग व्हीकल को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत 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 ज़्यादा। नेक्स्ट 3.15 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन लोअर फ्रिक्शन। कह रहे हैं कि जो हमारी मशीनरी लोहे की बनी होती है या किसी भी मटेरियल की बनी होती है, तो उसके पार्ट्स की हम ऑयलिंग करते हैं तो उससे फ्रिक्शन कैसे कम हो जाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर स्टिचिंग मशीन है, सिलाई मशीन है, तो आप क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसके जो पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स, उसको क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही होती है आपकी स्टिचिंग मशीन या सिलाई मशीन, क्या होता है, वो कम हो जाती है और वो ज़्यादा फास्टली मूव करने लग पड़ती है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो आए यहाँ पे देखते हैं, बाय ऑयलिंग द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड विच इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। देखा, यही बात किया उन्होंने कि ऑयलिंग करने से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे ना एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में या एग्जाम में, आपसे वो पूछ लेते हैं, कोई फ्रिक्शन का खाली पूछ लेते हैं, तो आपने खाली फ्रिक्शन का नहीं लिख के आना, आपने उसके साथ उसकी एक दो एग्जाम्पल लाजमी लिख के आनी है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे फोर्स का पूछ लेते हैं, तो आपने खाली फोर्स की डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला और उसके ऐसे यूनिट्स भी लिख के आने। अगर खाली फोर्स लिखाएंगे ना आप उसको थ्रू फॉर्मूला बताएंगे ही नहीं, तो वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, 1 मिलेगा। अगर कोई बहुत मेहरबान एग्जामिनर हुआ तो वो 1.5 दे देगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीकाकार बताए गए हैं, आए पढ़ते हैं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मस्ट बी मेड स्मूथ। कह रहे हैं कि दो सरफेसिस होती हैं ना, लाइक रोड और टायर की एग्जांपल लेते हैं, ये 2 सरफेसिस हैं। कह रहे हैं कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने कम करनी है ना, तो आप क्या करें, उनके दरमियान रिड्यूस करनी है ना, तो वो दोनों सरफेसिस को क्या बना दें, स्मूथ बना दें। जैसे भी हमने एग्जांपल ली थी, अगर रोड के ऊपर ऑयल गिरा के हम रोड को स्मूथ बना देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी कम और आपका टायर क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द 2 सरफेसिस मे बी रिड्यूस। अब देखें, 2 वुडन ब्लॉक्स आपने ऊपर नीचे रखे हुए हैं, तो उन दोनों लगा लें कि वो ना प्लेन नहीं है, जिगजैग कटे हुए हैं, तो क्या होगा, उनमें अप्स एंड डाउन ज़्यादा होंगी। अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को या वुडन ब्लॉक को धक्का लगा के नीचे करने की कोशिश करेंगे, यानी नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे दोनों के दरमियान फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो ब्लॉक आप ज़मीन पे रख सकें। ठीक है ना, तो यही कह रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स आपको कम करने होंगे। दिस कैन बी डन बाय पुटिंग सम ऑयल विच फिल्स डाउन द फिल डाउन टू स्मूथ इट। कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, उस सरफेस के ऊपर ऑयल को गिरा सकते हैं, कोई ग्रीस को गिरा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सरफेस ऑयली और स्लिपरी हो जाएंगी और उसमें जो अप्स एंड डाउन्स है वो फिल हो जाएंगे और सरफेस हमारी स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, 3.17 में हमसे, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आए पढ़ते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम की होती है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा की होती है। वी नो दैट ग्रेटर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सरफेसिस ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन। अब कह रहे हैं कि आपको पता है, जितने ज़्यादा 2 सरफेसिस के दरमियान पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। और एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स कम होंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगी।
तो नेक्स्ट देखते हैं, सिंस द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस इन केस ऑफ रोलिंग आर लेस देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ स्लाइडिंग। कह रहे हैं कि रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, हमारे पास कम होते हैं, जबकि स्लाइडिंग के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं। वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। अब ये देखें, ये एक गाड़ी है जो रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये अब कर रही है रोड पे मूव। तो देखें, ये जो हमारा टायर है वो क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, रोल कर रहा है। इसको मूव नहीं कह सकते हम, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे ना सिर्फ थोड़ा सा है, बिल्कुल कम सा है, यहाँ पे भी बिल्कुल कम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें आप, अब आते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तरफ। ये दो वुडन ब्लॉक हैं, ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, और देखें इन दोनों का जो इसका मैस 2 का अपर पार्ट और मैस 1 का लोअर पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, यानी इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना ज़्यादा है और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ इतना सा है। तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे जो आप फोर्स लगाएंगे इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना, फ्रिक्शन की वजह से। तो इस तरह एक और बात बताई गई है, एक पॉइंट, देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन रोलिंग सरफेस। देखें, रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है कि ये है तो इसके ऊपर ये बॉडी मूव कर रही है, यानी स्लाइड कर रही है, इन दोनों के दरमियान एक मोशन हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, पहले ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, फिर ये घूम के आएगा, फिर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स की। इन दोनों के दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपस में रगड़ खा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोड और इन पॉइंट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं हो रही। ठीक है ना, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। 3.18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट यू नो अबाउट द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि जो फॉलोइंग गिवन है इनके बारे में आप क्या जानते हैं। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ब्रेकिंग फोर्स, स्किडिंग ऑफ व्हीकल, सीट बेल्ट्स, बैंकिंग ऑफ रोड, क्रीम सेपरेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग के बारे में। तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होती है, टेंशन इन स्ट्रिंग से मुराद है कि अगर आप एक स्ट्रिंग, एक धागा या एक रस्सी लें और उसके साथ आप एक मैस को हैंग कर दें, यानी एक थोड़े से वजनी पत्थर को हैंग कर दें, तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव आएगा वो क्या कहलाएगी, हमारे पास टेंशन कहलाएगी। ठीक है, और जितना वो मैस होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस होगी और उस मैस के इक्वल अमाउंट में टेंशन प्रोड्यूस होगी। यानी अगर वो मैस है हमारे पास 1 kg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 1 kg इन अपवर्ड डायरेक्शन स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग इज टू न्यूट्रलाइज द अप्लाइड फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग, दिस प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। कह रहे हैं कि जो टेंशन प्रोड्यूस होगी एक स्ट्रिंग के अंदर, वो या क्या करेगी, जो फोर्स लगा रही है, देखे ना मैस एक डाउनवर्ड आया है ना, धागे के साथ लटक रहा है, वो डाउनवर्ड है ना, और अपवर्ड वो कोशिश कर रहा है, फोर्स लगा के कह रहा है कि मैं धागे को तोड़ दूं, लेकिन वो जो टेंशन, जो खिंचाव प्रोड्यूस हो जाएगा ना, वो क्या करेगी, उस डाउनवर्ड फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, और हमारी रस्सी क्या होगी, टूटेगी नहीं, या हमारा जो स्ट्रिंग या धागा होगा वो टूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं आपको पहले बताऊं क्या होती है। ये वो फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बियर कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है। इससे एक हर ऑब्जेक्ट की ना एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना। देखें, अब जो रोड है उसकी एक लिमिट होगी कि वो इस लिमिट से ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होगी रोड की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करने की, वो क्या कहलाएगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बुक पे क्या लिखा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी एट रेस्ट लाइंग इन अ रफ सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
कह रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक बॉडी पे लगती है एक रेस्ट की पोजीशन में, जो कि उस रफ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, वो क्या कहलाएगी? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखे ना, एक बॉडी है, लगा ली एक ईंट जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, ठीक है, और ज़मीन जो है उस ईंट के ऊपर कुछ फ्रिक्शन लगा रही है, ठीक है। जो फ्रिक्शन रोड और ईंट यानी यहाँ पत्थर के दरमियान है, वो क्या है? इस वक्त मैक्सिमम फोर्स है, क्योंकि रोड और उस ईंट के दरमियान मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो क्या कहलाएगी? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इस वक्त दोनों स्टैटिक है ना, तो जब स्टैटिक होंगे तभी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी। जब दोनों बॉडीज मूव करने लग पड़ेंगी तब जो होगी वो मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि फिर तो हम फोर्स लगा के फ्रिक्शन कम कर रहे हैं ना, यानी फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है। इट्स वैल्यू इंक्रीज व्हेन इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक हो गया। कह रहे हैं कि जो उसकी वैल्यू है फ्रिक्शन की वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे अब हम उस पर पत्थर या ईंट के ऊपर वजन डालेंगे। अब पहले एक ईंट पड़ी हुई थी, अब देखें उस ईंट के ऊपर एक और ईंट रखते हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पहली ईंट के रोड के साथ होंगे ना, दूसरी ईंट तो हमने उसके ऊपर रखी है। अब क्या हुआ? उस ईंट के ऊपर हमने और फोर्स अप्लाई कर दी है और वजन रख के फोर्स अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? ईंट और सड़क के दरमियान यानी रोड के दरमियान फ्रिक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। यही बात कह रहे हैं कि फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम फोर्स ज़्यादा करेंगे। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन। ठीक हो गया। कह रहे हैं कि फिर वो जो उस टाइम फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। इफ़ अप्लाइड फोर्स इज मेड ग्रेटर, जितनी अब वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करें, गौर से ज़रा सुने। इफ़ अप्लाइड फोर्स इज मेड ग्रेटर देन इट देन बॉडी स्टार्ट मूविंग। कह रहे हैं जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब रोड और ईंट के दरमियान है, सड़क और ईंट के दरमियान है, अगर उससे ज़्यादा, उससे ग्रेटर फोर्स हम बॉडी पे लगाएंगे तभी बॉडी हमारी मूव करेगी। इस कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इस कॉल्ड फोर्स, या इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? ब्रेकिंग फोर्स। अब देखें, ब्रेक का तो सबको पता होगा, एक मूविंग व्हीकल को स्टॉप करने के लिए क्या लगाई जाती है? ब्रेक लगाई जाती है। तो अब ब्रेक लगाते हैं जो टायर और रोड के दरमियान, कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। द ब्रेकिंग फोर्स इज फोर्स बिटवीन ब्रेक बुशेस एंड व्हील ऑफ द व्हीकल इफ इट हेल्प टू स्टॉप व्हीकल। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो फोर्स होती है ब्रेक बुशेस और व्हील के दरमियान होती है ना, जैसे ही आप ब्रेक बुशेस को प्रेस करेंगे तो वो क्या करेंगे? आपके व्हील को, आपके टायर को एकदम जैम कर देंगे। जैसे ही आपका टायर जैम होगा तो क्या होगा? वो रोड पे स्लाइड करना शुरू कर देगा रोल करने के बजाय, जिसकी वजह से रोड और उस व्हील के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगी और आपका व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं स्किडिंग ऑफ व्हीकल। अच्छा, स्किडिंग ऑफ व्हीकल, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। स्किडिंग से मुराद होता है लाइक स्लिप। स्किड मीन्स स्लिप, आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपकी चलें पहले पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। फोर्थ वन है व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज स्मॉल। अब कह रहे हैं टायर लगा लें, बारिश हुई है, ठीक है ना, अब रोड पे हुई है बारिश और बारिश के बाद आप गए हैं अपनी गाड़ी में बाहर, तो रोड पे क्या हुआ है? कीचड़ भी हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, तो क्या हो गया कि टायर और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब क्या है? बहुत कम है। देन अप्लाइंग ब्रेक, और आपने ऊपर से कर दिया ब्रेक अप्लाई, तो क्या होगा? ब्रेक स्लाइड्स ओवर द रोड। जो आपका टाइप नहीं है, ये टायर है, पी की जगह क्या है? आर है। तो जो है ब्रेक्स लगाएंगे टायर पे तो क्या होगा? टायर स्लाइड्स ओवर द रोड। तो अब आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जब सडनली ब्रेक अप्लाई की जाती है तो कैसे आपका टायर, एक तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अगर वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं ना स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो आपका टायर एकदम ऐसे डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है, आपकी गाड़ी रोटेट कर जाती है एकदम। तो क्या होगा? आपकी टायर स्लाइड हो जाएगा। देखें ना, स्किडिंग में आ गया, स्लाइड ओवर द रोड, इट्स कॉल्ड स्किडिंग ऑफ द व्हीकल।
इसको सिंपल वर्ड में ऐसे कहते हैं, जब आप किसी स्लिपरी रोड पे जहाँ पे फ्रिक्शन कम हो और आप क्या कर दें, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, आपके जो टायर हैं वो रोड से स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, एक तो होता है ना रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन आ जाती है बहुत ज़्यादा और वो स्टॉप हो जाता है, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम है तो वो स्लिप कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्किडिंग ऑफ व्हीकल। नेक्स्ट फिफ्थ पे हमसे पूछ रहे हैं सीट बेल्ट्स के बारे में। ठीक है, द सीट बेल्ट्स प्रोवाइड opposition against falling ahead when vehicle is stopped suddenly। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखे ना, अब सीट बेल्ट ने आपको क्या किया होता है, एक किस्म का झगड़ा होता है, पकड़ा होता है, लाइक आपको हग किया होता है सीट बेल्ट ने। ठीक है ना, अब क्या होगा, जब आप सडनली ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, आप आगे मूव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सीट बेल्ट ने आपको झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो आगे को मूव होंगे तो सीट बेल्ट एक फोर्स लगाएंगी आप पे बैकवर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, यानी बहुत खून खराबा होने से बच जाएगा। गाड़ी का तो नुकसान हो जाएगा, अगर वो सडनली ब्रेक लगाई और वो कहीं पे ठुक गई या लग लुक गई तो गाड़ी का तो नुकसान होगा, लेकिन आपकी जान का नुकसान होना बच जाएगा। इसलिए प्लीज़ सीट बेल्ट्स जो भी बैठे लगा के बैठा करें। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है कि रोड को थोड़ा कर्व कर देना। अब वो कह रहे हैं कि रोड को बैंक यानी थोड़ा कर्व क्यों किया जाता है, तो आए पढ़ते हैं। द आउटर एज ऑफ रोड एट टर्निंग पॉइंट इज मेड हायर टू प्रोवाइड फ्रिक्शन फोर्स ऑन टायर विच प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपरिंग। कह रहे हैं कि अब आपने एक टर्न लेना है, ठीक है ना, टर्न के टाइम क्या करते हैं, अब रोड ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये रोड है और यहाँ पे आपने ऐसे एक टर्न लेना है, तो ये जो इसका आउटर एज है ना, इसको हाई बना देंगे थोड़ा, यानी ऐसे कर देंगे थोड़ा, और जब आप टर्न लेंगे ना तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब ज़्यादा होगी रोड और टायर के दरमियान, तो क्या होगा, आपका टायर थोड़ा स्लिप नहीं होगा और एक्सीडेंट के जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। इवन अगर रोड पे थोड़ी बहुत फ्रिक्शन कम भी है, यानी कीचड़ नहीं है, सिर्फ पानी गिरा हुआ है, कीचड़ थोड़ा कम है, तो यहाँ थोड़ी बहुत ऑयल गिरा हुआ है, ज़्यादा नहीं, मतलब लगा लें कि सूखी रोड है और एक गीली रोड है, यानी गीली रोड पे थोड़ी बहुत फ्रिक्शन कम है, वहाँ पे अगर ये बैंकिंग की होगी ना तो एक्सीडेंट के चांसेस होंगे कम। अगर वो ऐसे स्ट्रेट रोड होगी तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। इट इज़ कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है ना, इसको रोड को जो थोड़ा हम अप एंड डाउन करते हैं, यहाँ से अप और यहाँ से डाउन, इसको क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर लाइक अगर आप इसके नाम से कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज़ क्रीम सेपरेटर, तो आपके घर जो जूसर या ग्राइंडर होती है उसकी एग्जांपल ले लें। ठीक है ना, जब अक्सर शायद आपकी मदर्स घर में दूध से मक्खन या दूध दही से मक्खन निकालती होंगी, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाम से हम भी जब 9-10 में होते थे ना, हम भी कंफ्यूज होते थे, यार व्हाट इज़ क्रीम सेपरेटर, तो ये जूसर ग्राइंडर ही है। ठीक है ना, इन अ क्रीम सेपरेटर द मिल्क इज रोटेटेड एट एंड लाइटर पार्टिकल्स ऑफ क्रीम कम क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। इट इज़ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखें, आपको पता है कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है वो किसकी वजह से मूव कर रही है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्या होगा, जब आपकी वो मशीन गोल गोल रोटेट करेगी, रोटेट करती जाएगी, जो क्रीम पार्टिकल्स होंगे ना, यानी जो मक्खन होगा वो जो मिल्क के वेट से क्या होता है, लेस वेट होता है, लेसर वेट होता है, तो वो क्या होगा, ये जो हमारा सेंट्रल पॉइंट होगा उसके गिर्द आके चिपक जाएगा और जो दूध है वो हमारे क्रीम सेपरेटर का जो जार है उसके वॉल्स के साथ होगा, जो हमारा मक्खन या जो यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, क्रीम वो क्या हो जाएगी, हमारी सेंट्रल एक्सिस के पास आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये मुमकिन होगा। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वुड हैपन इट इफ ऑल फ्रिक्शन, ये इफ है इट नहीं है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर। ये मेरा ना बहुत पसंदीदा सवाल है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इमेजिन करके ही ना तो काफ़ी हैरानियत होती है ना, काफ़ी अमेजिंग सा लगता है। कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन को हम सडनली इस दुनिया से डिसअपेयर कर दें तो क्या होगा। स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करें
कि अगर आप डिसअपेयर कर दें, आप चल नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप पानी नहीं पी सकते। आप देखें ना, पानी जब आपके अंदर जाता है तो आपकी ज़ुबान, आपका गला, इन सब के दरमियान, पानी और आपके माउथ के दरमियान एक फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से वो अंदर जाता है, यकीन माने। और वो जो फ्रिक्शन हो रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। खैर इस बात को छोड़े, ये आपके लेवल के लिए नहीं है, अभी बड़े लेवल की बात है। लेकिन आपके लेवल की जो बात है कि देखें ना, फ्रिक्शन गई, आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना, आप चल नहीं सकते, आपकी रोड्स नहीं, रोड पे व्हीकल नहीं मूव कर सकेंगी, मतलब आप किसी काम के नहीं है अगर फ्रिक्शन को हम डिसअपेयर कर दें। हम तो नहीं कर सकते, लाइक इमेजिन करें, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। तो आए इसका जवाब पढ़ते हैं। When all friction forces are suddenly disappear, then motion on road would stop. इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जो रोड पे मोशन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। किसी भी किस्म की मोशन जो है आप नहीं कर सकेंगे, लाइक किसी भी टाइप की मोशन हो, ठीक है। जो इंसेक्ट्स चलते हैं ना ज़मीन पे, वो भी नहीं चल पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। सॉरी स्टूडेंट्स, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो किसी एक एग्जाम्पल पे मत रहें, एटलीस्ट 2 से 3 एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। वाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा है ना, क्रीम सेपरेटर वाला, उसमें भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है स्पिनर वाला। स्पिनर का जार भी तो गोल गोल घूमता है ना, और जो जार होता है इसका क्रीम सेपरेटर का, उसके दरमियान में ब्लेड्स लगे होते हैं। वो ब्लेड्स क्या होते हैं, बहुत स्पीडली मूव करते हैं। तो ये एक सेम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि हम जो अपना स्पिन है उसको इतनी तेज़ी से क्यों मूव करवाते हैं, आखिर क्या वजह है। एट वेरी हाई स्पिनिंग स्पीड द वाटर एंड डर्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। अब वो कह रहे हैं कि हाई स्पीड पे क्या होता है कि जो वाटर पार्टिकल्स और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लॉथ से सेपरेटेड हो जाते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम क्लॉथ्स टू क्लीन देन इनसाइड वॉशिंग मशीन। देखें अब जो है ना, आपको समझाती हूँ, वो जो सर्कुलर मोशन हो रही है, जो रोटेटरी मोशन हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, ऑब्वियसली वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रही है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वेरी फास्टली मूव कर रहा है। तो क्या होगा, जो डर्ट और पार्टिकल्स और वाटर होगा, आपने देखा है कभी स्पिनर का जो जार होता है उस पर होल्स हुए होते हैं, छोटे छोटे ना सर्कुलर होल्स हुए होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जब ये बहुत स्पीडली मूव करेगा तो जो वाटर है वो उन होल से, वाटर और डस्ट पार्टिकल्स उन होल से क्या हो जाए, आउट हो जाएं, जो आपका क्लॉथ है वो वाटर फ्री एंड डस्ट फ्री हो जाए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो इसी तरह के अमेजिंग लेक्चर्स सुनने के लिए आप जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, देखें, पढ़ें, समझें। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।